आज मेरा तुमसे एक सवाल है कि अगर तुम्हें चांस मिलता वक्त तुम्हें पीछे जाने का, तो क्या तुम जाते? अपनी गलतियां सुधारने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। साउंड्स ग्रेट ना? बट हियर्स द कैच, टाइम ट्रैवल में तुम अकेले नहीं जाते। तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारा दर्द भी बोझ बनकर तुम्हारे साथ ट्रैवल करता है। आज की स्टोरी उस नारुतो के बारे में है जो लिटरली सब कुछ जीत चुका है और फिर भी बुरी तरह हार गया। क्यों? क्योंकि उसकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। अब ये कैसे हुआ वो तो हम आज जानेंगे ही। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले तुम जानते हो क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और ये वीडियो हमारी नॉर्मल टिप से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि हम इसे 1 या 2 पार्ट में खत्म नहीं करेंगे। इस कहानी के एटलीस्ट 10 पार्ट हैं। तो अगर ये कहानी पसंद आए और आगे की वीडियो देखनी हो तो वीडियो को सपोर्ट करना। इसीलिए दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी भर दो। तुम्हें पता है कैसे, पूरे में 106 स्पैम कर दो। और सुनाटे माता की जय के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और, मैं एक्चुअली एक वीडियो एडिटर ढूंढ रहा हूँ। तो अगर तुम में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, जो तुम्हें चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की बात हम वहाँ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक सीन इमेजिन करो, आसमान से तेज बारिश गिर रही है। एक पूरा बर्बाद लैंडस्केप, टूटे हुए पेड़, आग की लपटें बारिश में एक एक करके बुझ रही हैं। मरे हुए शिनोबी ठंडी लाशें जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैली हुई हैं। और इस मौत के मैदान के बीच में खड़ा है एक अकेला नारुतो उज़ुमाकी। उसकी नीली आंखों से निकलते हुए आंसू उसके गालों को भिगोते हुए बारिश में घुल रहे थे। 4th ग्रेट शिनोबी वॉर खत्म हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए था, लेकिन इस अकेले नारुतो के लिए ये सिर्फ और सिर्फ तबाही का दिन था। नारुतो, कुरामा की डीप आवाज उसके दिमाग में गूंजी, पर उसने रिप्लाई करने का कोई एफर्ट नहीं किया। नारुतो, तुझे मेरी बात सुननी ही होगी। आवाज ने इस बार थोड़ा डायरेक्ट होके बोला। नारुतो बोला, कुरामा, वो सब चले गए। मैं किसी को नहीं बचा पाया। नारुतो जो कर ले, पर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। हाँ, वॉर खत्म हो गई थी। नारुतो उज़ुमाकी अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी फाइनली मादारा उचिहा को हरा चुका था, बट एट अ मैसिव प्राइस। वो अकेला बचा था, खून से लथपथ अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफलेस बॉडी के बीच खड़ा हुआ, और उसका एक ही दोस्त और फैमिली बची थी, कुरामा द 9-tailed फॉक्स। कुरामा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो जानता था नारुतो का दर्द इतना मैसिव है कि उसकी कोई भी बात उसे कम नहीं कर सकती। और वहाँ एक लंबा साइलेंस छा गया, और फिर एक एब्सोल्युटली क्रेजी आइडिया कुरामा के दिमाग में आया। आहा, नारुतो, मुझे पता है हम सब कुछ ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। नारुतो भी बोला, ये क्या है तुम्हारे दिमाग में कुरामा? कुरामा ने नारुतो की आवाज में घुसी हुई होपलेसनेस को इजीली कैच कर लिया। कुरामा ने बोलने से पहले एक डीप सांस ली। हम वक्त में पीछे जाएंगे। हैं? नारुतो श्योर नहीं था। नारुतो ने सोचा उसने कुछ गलत सुन लिया। हम वक्त में पीछे जाएंगे और सब कुछ फिक्स कर देंगे। नारुतो को लगता ही था कि पॉसिबल है। वो बोला, ओके श्योर। कैसे? नारुतो, इसके लिए मुझे तेरा सारा बचा हुआ चाकरा चाहिए होगा। इज इट ओके? नारुतो भी बोला, श्योर, जो चाहिए ले ले। नारुतो ने ये इतनी कैजुअली इसलिए कहा क्योंकि उसके पास जिंदा रहने का एक भी सिंगल रीजन नहीं बचा था। तो कुरामा ने काम शुरू किया। उसने नारुतो के दिमाग के अंदर जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स सिंबल बनाया। नारुतो बस होपलेसली घुटनों पर बैठा रहा। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने ही डार्क थॉट्स में डूबा हुआ था। नारुतो, मैं तैयार हूँ, क्या तू तैयार है? जब नारुतो का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने फिर से पूछा, पर इस बार भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। तभी कुरामा ने उसको उसके पूरे नाम से बुलाया। नारुतो उज़ुमाकी, मेरी बात सुन। हैं? क्या कहा तूने? नारुतो, तू तैयार है ना? ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। इसमें हम जितना चाकरा यूज करेंगे, अगर वो फेल हुआ तो हम मर भी सकते हैं। गो अहेड कुरामा, मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा। परमिशन मिलते ही कुरामा ने इनसेन जुत्सु के लिए हैंड साइंस वीव करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ये रिस्की है, पर अगर ये पुल ऑफ हो गया तो उनके पास पूरे निंजा वर्ल्ड को बचाने का चांस था। कुरामा जोर से चिल्लाया, डायमेंशनल टाइम रिफ्ट जुत्सु। तभी नारुतो को एक व्हाइट लाइट दिखी। कुरामा, ये क्या हो रहा है? नारुतो को अचानक से बड़ी थकान फील हुई और उसे लगा कोई उसे खींच रहा है। और तभी एकदम से ब्लैकआउट, सिर्फ अंधेरा। कट टू एक सनलिट फॉरेस्ट। दोपहर का सूरज एक 4 लोगों की टीम पर चमक रहा था, जो पेड़ों के बीच से दौड़ रहे थे। वो फाइनली एक थका देने वाले लॉन्ग मिशन से कोनोहा लौट रहे थे और बस रिलैक्स करना चाहते थे। उनमें से एक लड़का बोला, भाई क्या हम रेस्ट ले सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ। ये आवाज एक शारिंगान वाले लड़के की थी। ब्लू जंप सूट, ऑरेंज लाइनिंग, पीठ पे व्हाइट और रेड फैन, और फोरहेड प्रोटेक्टर के ठीक नीचे गॉगल्स। हाँ, गॉगल्स, समझ गए ना? ओबिटो उचिहा, जो आगे चल के चलो छोड़ो, अभी के लिए ये सिर्फ एक थका हुआ रोने वाला गेनिन है जो बस आराम करना चाहता है। चुप कर ओबिटो। ये आवाज एक सिल्वर बालों वाले लड़के की थी, जिसके मुंह पर मास्क की वजह से उसका सिर्फ अपर फेस दिखता था। ब्लैक निंजा गियर और शोल्डर पर ब्राउन लेदर स्ट्रैप से, जो पीठ पे एक मिनी स्वॉर्ड कैरी करता था। ककाशी। ओबिटो बोला, हम पूरे दिन से भाग रहे हैं और गर्मी भी कितनी है। ककाशी ने एक इमोशनलेस टोन में कहा, एक शिनोबी को हर टाइप के सिनेरियोस को झेलना पड़ता है ओबिटो, तो तू हर चीज पर रोना बंद कर। तभी एक आवाज आई, एक यंग लड़की की। गाइस प्लीज आर्ग्यू मत करो, हम टीममेट्स हैं, हमें मिलके रहना चाहिए। ब्राउन हेयर, पेल पिंक ओपन स्कर्ट
और डार्क रेड नी हाई सॉक्स, गालों पर पर्पल रेक्टेंगुलर मार्क्स, उसकी बड़ी ब्राउन आंखें सैड क्योंकि उसके टीममेट्स आपस में लड़ रहे थे। उसने साइलेंटली अपने सेंसे की तरफ देखा। उसके सेंसे अपने 20s में थे, ब्लू निंजा गियर और ग्रीन फ्लैग जैकेट, बाल एकदम सूरज जैसे येलो और आंखें ऐसी ब्राइट ब्लू जो किसी ने पहले शायद ही देखी हो। रिन की बात सुनकर वो ओबिटो काकाशी की तरफ मुड़े। काकाशी, ओबिटो। उनकी आवाज सुनकर दोनों लड़के एकदम से रुक गए। मिनाटो ने कहा, मुझे लगता है तुमने मिस कर दिया। जो रिन ने कहा, तो मैं दोबारा कहता हूँ, तुम लोग टीममेट्स हो, लड़ना बंद करो। और क्योंकि हम ज्यादा भी लेट नहीं हैं, तो हमें शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। काकाशी, बिना रुके बस भागते रहने से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तभी ओबिटो बोला, थैंक यू मिनाटो सेंसे। काकाशी ने भी अपने स्टाइल में कहा, व्हाटएवर। रिन ने मिनाटो को एक स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सेंसे। टीम मिनाटो वहाँ रेस्ट करने के लिए रुक गई। उन्होंने अपने बैकपैक से लंच बॉक्सेस निकाले और ब्रेक शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में मिनाटो को एक अजीब सी फीलिंग आई कि वो लोग इस फॉरेस्ट में अकेले नहीं हैं। उसने साइलेंटली आसपास स्कैन करना शुरू कर दिया, इतना साइलेंटली कि स्टूडेंट्स को पता तक नहीं चला। बस काकाशी ने थोड़ा सा नोटिस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। काकाशी ने सॉफ्टली पूछा, मिनाटो सेंसे, कुछ गड़बड़ है क्या? आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो। मिनाटो ने अपने स्टूडेंट्स को देखा। मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे अकेले हैं। मिनाटो की आवाज बहुत सीरियस थी। मुझे कहीं आसपास एक अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही है। वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाए थे कि आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट उनकी पोजीशन से थोड़ी दूर फ्लैश हुई। टीम मिनाटो इंस्टेंटली तैयार हो गई। लंच बंद छोड़ो और भागो। और ये देखकर कि वो व्हाइट लाइट कितनी जल्दी आई और एकदम से गायब हो गई, मिनाटो को काफी स्ट्रेंज फीलिंग आई, जिससे वो एक्चुअली वरी करने लगा। ये अजीब सी फीलिंग क्या है? मिनाटो ने सोचा। ये चाकरा सिग्नेचर मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। मिनाटो ने डिसाइड किया कि उन्हें वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पर ध्यान से, इन केस ये कोई ट्रैप हो। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन जब वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचे, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं देखी थी। वो बस वहाँ पर खड़े रह गए। ये एक लड़का है, ओबिटो ने कहा। हाँ, बताने के लिए थैंक यू इडियट, काकाशी ने कहा। अगर ये कोई दुश्मन हुआ तो सिर्फ इसलिए कि ये बेहोश है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस पर तरस खाना चाहिए। फिर रिन बोली, पर काकाशी, उसे इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है। मिनाटो सेंसे, आप क्या कहते हैं? मिनाटो वहाँ बस खड़ा था, शॉक जो उसने देखा और जो वो फील कर रहा था उससे। क्यों मुझे लग रहा है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ? क्यों ये मुझे सडनली कुशीना की याद दिला रहा है? ये यहाँ कहाँ से टपका? वो लाइट क्या थी? ये चल क्या रहा है? ये सवाल उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे थे। फिर उसकी नजर उसके हेडबैंड पर गई। ये एक लीफ निंजा है। मिनाटो शॉक था। उसने इस लड़के को इससे पहले कभी नहीं देखा था और इस बात को लेकर वो एकदम श्योर था। तभी रिन ने पूछा, अगर ये एक लीफ शिनोबी है सेंसे, तो क्या मैं इसके घाव ठीक कर सकती हूँ? मुझे इसकी फिक्र हो रही है। उसने उस मिस्टीरियस लड़के को क्लोज से देखा। वो लंबा था, हैंडसम फेस, गालों पर 3 विस्कर मार्क्स और उसके बाल बिल्कुल उसके सेंसे ऐसे स्पाइकी और ब्लॉन्ड थे और उनका स्टाइल भी एग्जैक्ट सेम था, जिसे देखकर रिन थोड़ी हंसने लगी। रिन, तुम हंस क्यों रही हो? ये हंसने का टाइम नहीं है, काकाशी ने बोला। ये एक स्पाई भी हो सकता है जो भेस बदलकर एक लीफ शिनोबी बनना चाहता है। नहीं काकाशी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली बिल्कुल सेंसे ऐसा दिखता है। रिन हंसते हुए बोली, वेल, कपड़ों को छोड़ दो तो। ओबिटो भी सरप्राइज था। मिनाटो सेंसे, बताइए ना, कहीं ये आपका कभी दूर का भूला हुआ जुड़वा भाई तो नहीं, जिसके बारे में आपने हमें कभी बताया नहीं? मिनाटो बोला, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। रिन, इस लड़के की एक्चुअल कंडीशन कैसी है? मिनाटो अभी भी ऑन हाई अलर्ट था। वो अभी भी अपने आसपास एनिमीज को सेंस कर सकता था, पर एक चीज जो उसके अंदर डीपली बैठ गई थी वो ये थी, उस बच्चे को बचाना चाहता था। तभी रिन ने एग्जामिन किया और बोली, हालात खराब है सेंसे, मतलब रियली बैड। इसके पास बेसिकली चाकरा बचा ही नहीं है। मल्टीपल ब्रोकन रिब्स, एक कम्प्लीटली डिसलोकेटेड शोल्डर, पूरे शरीर पर गहरे घाव और मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग लग रही है। मुझे जनरली समझ ही नहीं आ रहा कि ये अभी तक बचा कैसे हुआ है। नॉर्मल लॉजिक से देखें तो इसे अभी तक मर जाना चाहिए था। मिनाटो की आंखें चौड़ी हो गई। ये लड़का मुश्किल से 18 साल का होगा। इसके साथ आखिर हुआ क्या? ये ऐसा लग रहा था जैसे फ्रंट लाइंस पर लड़के आए हो। हम इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। रिन, तुम जो कर सकती हो करो, पर जल्दी, हमारे पास वक्त कम है। काकाशी, ओबिटो, तुम दोनों मेरे पास रहोगे। हमें इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। मिनाटो ने अपनी बात बेरली खत्म ही की थी कि तभी एनिमी शिनोबीज उनके आसपास लैंड हो गए। 3 जोनिन और 5 चूनिन। मिनाटो ने एनालाइज किया, मैं जोनिन हैंडल करूंगा, काकाशी, ओबिटो, तुम दोनों चूनिन को हैंडल करना। और इसके साथ लड़ाई शुरू हुई। मिनाटो ने एक झटके से एक जोनिन को मार दिया, पर 2 जो बचे हुए थे वो थोड़े ताकतवर थे। मिनाटो थोड़ा काकाशी और ओबिटो के लिए डरा हुआ था, पर वो दोनों भी सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर 2 चूनिन को तो मार दिया, पर दिन भर की थकान की वजह से वो थोड़े स्लो पड़ गए और थकान की वजह से बैटल उनके हाथ से निकलने लगी। रिन भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पर मेडिकल इंजुत्सु यूज कर रही थी ताकि वो यहाँ से फ्री होकर अपने टीममेट्स की हेल्प कर सके। पर उस अननोन लड़के के घाव इतने ज्यादा क्रिटिकल थे कि उसे स्टेबलाइज करना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। अचानक रिन को
अपनी कलाई पर एक ठंडा खून से लथपथ हाथ फील हुआ। वो बुरी तरह डर कर उछल गई। मैं कहाँ हूँ? उस लड़के ने डेस्परेटली पूछा। रिन ने बताया, हम हिडन लीफ विलेज से रफली 12 किलोमीटर दूर है। वेट, तुम जाग कैसे गए? रिन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी ज्यादा फेटल इंजरीज के साथ इस लड़के को डीप कोमा में होना चाहिए था, पर ये यहाँ पे बोल रहा है। भाई, मल्टीपल ब्रोकन रिब्स, इंटरनल ब्लीडिंग, नियर जीरो चाकरा। कोई भी और होता तो उसकी आत्मा तक यमराज के पास पहुंच चुकी होती, लेकिन ये नारुतो उज़ुमाकी है। उसने पूछा, हमारे पास फाइट चल रही है, क्या हो रहा है? रिन ने बताया, मेरे टीममेट्स एनिमी से लड़ रहे हैं। रिन ने अपनी वार्निंग पूरी भी नहीं की और वो बुरी तरह से जख्मी लड़का एकदम से खड़ा हुआ और 1 सेकंड में गायब हो गया। What? थका होने की वजह से मिनाटो को भी काफी दिक्कतें आने लगी थी। उसकी टीम थक चुकी थी। अचानक एक मैसिव सफोकेटिंग चाकरा का बर्स्ट फील हुआ और उसने घूम के देखा। वो लड़का जिसे लिटरली उन्होंने मरने की हालत में छोड़ा था, उसने लास्ट 3 चुनीज को बिना किसी एफर्ट के रगड़ दिया था। फिर ब्लिंक ऑफ एन आई में वो मिनाटो के बगल में था। उसने बचे हुए 2 जोनिन्स को 1 सेकंड में फिनिश कर दिया। उसे देखकर मिनाटो तक चौंका हुआ था। मिनाटो के ब्रिलियंट दिमाग में बस यही एक थॉट प्रोसेस कर रहा था कि इस जख्मी बच्चे ने 5 हाई रैंकिंग निंजास को 5 मिनट में खत्म कर दिया, वो भी बिना चाकरा के। मिनाटो, काकाशी, ओबिटो और रिन चारों उस मिस्टीरियस लड़के को अपनी फटी हुई आंखों और खुले हुए मुंह से देख रहे थे। जब नारुतो मुड़ा तो उन्होंने उसकी डीपली नीली आंखों को नोटिस किया। ये बिल्कुल येलो फ्लैश जैसा था, पर नारुतो ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बस वहाँ ऐसे खड़ा रहा जैसे कोई लिटरली भूत देख लिया हो। नारुतो ने अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा था, यहाँ तक कि एलियन से भी लड़ाई कर ली, पर ये चीज एब्सोल्यूट माइंड फक थी। अपने मरे हुए बाप को लिविंग ब्रीदिंग ठीक ठाक उसके सामने खड़ा देखना, वो बाप जो उसके पैदा होने के दिन ही मारा गया था, जो इस टाइमलाइन में उसको जानता तक नहीं था। तभी रिन ने साइलेंस ब्रेक करते हुए पूछा, हे तुम ठीक हो? पर नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ब्लैंकली उन्हें घूरता रहा और अचानक उसकी आंखें बंद हुई और वो एकदम से जमीन पर गिर गया। मिनाटो का बाप वाला इंस्टिंक्ट, जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए, किक इन हुआ और उसने जमीन पर सर लगने से ठीक पहले नारुतो को कैच कर लिया। हे बच्चे, कम ऑन, आंखें खोलो। मिनाटो काफी डेस्परेट था। वो नहीं चाहता था कि ये बच्चा मरे, और कम से कम उसके होते हुए तो ना मरे। नारुतो थोड़ा थोड़ा होश में था। मिनाटो पूछता रहा, हे मेरे साथ रह, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? अपना नाम बताओ। नारुतो के दिमाग में कुछ बातें जा रही थी, कुछ नहीं जा रही थी, पर तभी उसने एक जवाब दिया, नारुतो, और फिर बेहोश हो गया। नारुतो, बस ये एक अकेला नाम उन्हें मिला। मिनाटो ने एक और सेकंड वेस्ट नहीं किया। ऑलराइट नारुतो, हम तुम्हें तुरंत घर ले जा रहे हैं। मिनाटो ने सेफली लड़के को उठाया और टीम को मैक्स स्पीड पे कोनोहा की तरफ मूव करने का सिग्नल दिया। अब जर्नी सबके लिए एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंटेंस और लंबी लग रही थी। अब उनके पास रुकने का एक भी सेकंड नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मिनाटो की एंजाइटी डेंजरसली बढ़ रही थी। तभी वो कोनोहा पहुंच जाते हैं। गांव में एंटर करते ही विलेजर्स इस अनजान खून से सने ब्लॉन्ड लड़के को देखकर वियर्ड लुक दे रहे थे, पर क्योंकि वो येलो फ्लैश के कंधों पर था, किसी ने रोककर क्वेश्चन करने की हिम्मत तक नहीं की। मिनाटो ने बोला, काकाशी, ओबिटो, तुम दोनों सीधे होकागे टावर जाओ और उन्हें मिशन रिपोर्ट करो। रिन और मैं नारुतो को लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। मिनाटो ने टीम स्प्लिट कर दी। मिनाटो इतना ज्यादा डेस्परेट था कि उसने इमरजेंसी रूम में घुसते वक्त उसके दरवाजे तक तोड़ दिए। हे, इस लड़के को टॉप डॉक्टर की जरूरत है अभी इस वक्त। मिनाटो इस पॉइंट पे काफी ज्यादा डर चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसा रॉ डर था जो लड़ाई में कभी ही दिखता था, बिल्कुल वैसा डर जैसा उसे कुशिना को खोने के थॉट पर होता। येलो फ्लैश के कंधों पर इस अनजान लड़के को इस क्रिटिकल हालत में देखकर मेडिकल स्टाफ इमीडिएटली एक्शन में आ गई। सर्जरी के टाइम मिनाटो और रिन हॉलवे में साइलेंटली वेट कर रहे थे। मिनाटो एक जगह टिक तक नहीं पा रहा था, वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर चले जा रहा था। रिन भी अपने सेंसे को देखकर काफी परेशान थी। सेंसे, आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए, मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगा, हमें बस पेशेंस रखना है। वो ये कह तो रही थी, पर रिन खुद भी काफी वरिड, क्योंकि उसने अपने कूल सेंसे को पहली बार इतना सीरियस देखा था। इस पॉइंट पर रिन ने बात पूछना ही सही समझा। हे सेंसे, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर रिन, क्या बात है? हम इस लड़के को अभी अभी फॉरेस्ट में मिले हैं, हम कैजुअली जानते तक नहीं एक्चुअली है कौन, तो आप इसके लिए इतना डीपली डरे हुए क्यों हैं? मिनाटो अपनी जगह स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया। मुझे लिटरली नहीं पता, और बोला, मुझे बस एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे मैं इसको डीपली जानता हूँ, पर सच ये भी है कि मैं इसे नहीं जानता। इन अ वियर्ड वे ये मुझे कुछ ना याद दिलाता है, या शायद इसीलिए कि शायद ये मेरी तरह दिखता है, शायद ये मेरे दूर का कोई रिलेटिव हो। वो थका हुआ अकेले में खुद से बातें कर रहा था। मिनाटो नामिकाजे, एक फ्यूचर बाप जो अननोइंगली अपने ही बेटे की क्रेजी फैमिली थ्योरीज बना रहा था, जिसे आइडिया तक नहीं था कि उसके सामने जो ऑपरेटिंग टेबल पर है वो उसका एक्चुअल खुद का खून है। इमरजेंसी रूम से एक नर्स बाहर आई। मिनाटो फौरन दौड़ते हुए उसके पास गया। वो कैसा है? ठीक तो है ना? वो अभी भी डीप अनकॉन्शियस स्टेट में है।
और काफी क्रिटिकल है। मिनाटो ने पूछा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? नर्स ने हल्की सी स्माइल देते हुए उन्हें प्रोफेशनली अश्योर किया। उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिया गया है। सारे बड़े घाव टांकों से भर दिए गए हैं। वो अभी फिजिकली स्टेबल है और सरवाइव कर जाएगा। ओह थैंक यू। मिनाटो ने कांपते हुए लंबी सांस छोड़ी। उन्हें अंदर उससे मिलने की इजाजत मिल गई। मिनाटो अंदर जाते हुए सोचा, मैं इस अनजान लड़के के लिए इतना डेस्परेट क्यों फील कर रहा हूँ। कर्टेन्स के पीछे नारुतो सर से पांव तक हेवीली मेडिकल बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। आईवी ड्रिप, ब्लड बैग, ऑक्सीजन सिमुलेटर और सबसे डिस्टर्बिंग साइट, उसके दोनों हाथों और पैरों पर चाकरा सीलिंग टैग्स लगे हुए थे। ये एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था क्योंकि वो अनजान था। रिन प्रॉपर शॉक में थी। उसने डर से मिनाटो को देखा। मिनाटो सेंसे, ये क्या हो रहा है? रिन ने पहली बार अपनी लाइफ में अपने स्ट्रॉन्ग सेंसे को रोते हुए देखा। मिनाटो की आवाज स्लाइटली कांप रही थी। क्यों? इतने छोटे से लड़के को किसी ने इतना ब्रूटली क्यों मारा होगा? ये लगभग मर चुका था। दूर दरवाजे पर एक शार्प नॉक हुई। काकाशी और रोबिटो थर्ड होकागे के साथ एंटर हुए और उनके पीछे कोनोहा के इंटेलिजेंस का हेड इनोइची यामानाका था। हिरोसन का सिक्योरिटी प्लान एकदम क्लियर था। इनोइची इस मिस्टीरियस लड़के का दिमाग रीड करेगा। मिनाटो ने ब्लाइंडली इनोइची को देखा और बाद में उसे परमिशन दे दी। वैसे एक अनकॉन्शियस कोमा में पड़े इंसान के प्राइवेट दिमाग को देखना, वो भी बिना परमिशन के, लगभग माइंड रेप जैसा ही है। I mean, ये पॉलिटिकली राइट है या रॉन्ग पता नहीं। मिलिट्री लीडर्स के लिए जरूरी था और हमारे लिए मोरली क्वेश्चनेबल। पर जो आगे इनोइची देखने वाला था वो उसे हमेशा कहीं हिला देने वाला था। इनोइची ने कोल्डली अपना हाथ नारुतो के माथे पर रखा और जुत्सु कास्ट किया। ऐसा करते ही वो नारुतो के माइंड स्टेट में पहुंच गया। इनोइची नारुतो के दिमाग में पहुंच गया और उसने खुद को एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में पाया। एक नॉर्मल लुकिंग अपार्टमेंट पर काफी छोटा। लेकिन तब इनोइची के ट्रेन माइंड ने डार्क डिटेल्स नोटिस की। दीवारें बुरी तरह मोड़ ली और जगह जगह टूट रही थी। टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा हुआ था। बेड के गंदे चीथड़े उड़े हुए थे और हर छोटी चीज तबाह हो चुकी थी। ये कोई किसी बच्चे का काम नहीं था। ये एक्चुअली नारुतो के लाइफ लॉन्ग मेंटल स्ट्रेस और बचपन की सफरिंग का एक विजुअल साइन था। इस बच्चे ने काफी बड़े डार्क लेवल का आइसोलेशन और ट्रॉमा फेस किया था। इनोइची कॉशियसली आगे मेन मेमोरी में थोड़ी आगे बढ़ा, लेकिन ठीक वहां जाकर वो एब्सोल्युटली शॉक और फ्रीज हो गया। मेमोरी का दरवाजा कंप्लीटली हैवी ड्यूटी लॉक्स और थिक आयरन चेन से टाइटली कवर था। एकदम किसी साइकोलॉजिकल मूवी, मतलब जैसे भूल भुलैया में वो दरवाजा बंद था ना, बिल्कुल वैसे ही। ये कोई सस्ता गेंजुत्सु नहीं था, ये एक एडवांस सीलिंग जुत्सु है और ये रेडिकुलसली स्ट्रॉन्ग है। इनोइची ने केयरफुली फर्स्ट सील पे चाकरा फोकस करके काम करना शुरू किया। फिजिकल रूम के अंदर नारुतो अचानक बेड पे से चिल्लाता है। उसे काफी दर्द हो रहा था। वो अनकॉन्शियस स्टेज में भी सीलिंग टैग के खिलाफ वायलेंटली डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा था। मिनाटो पैनिक कर गया क्योंकि नारुतो की हार्ट रेट काफी बढ़ चुकी थी। लॉर्ड होकागे, इसे रोकिए। हिरोसन ने डेंजरस सिचुएशन को समझते हुए अपना हाथ इनोइची के कंधे पर रखा, जिससे उसकी टेक्निक ब्रेक हो गई। इनोइची का चाकरा कनेक्शन हटते ही नारुतो वापस इंस्टेंटली शांत हो गया। मिनाटो काफी फ्रस्ट्रेटेड और वरीड था। वहाँ क्या हुआ इनोइची? इनोइची भारी सांस ले रहा था और उसने पसीना पोंछते हुए बोला, जब मैं उसके मेमोरी के दरवाजे के पास गया, वो सिर्फ नॉर्मल मेंटल ट्रैप्स नहीं थे। वहाँ प्रैक्टिकली हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फुइंजुत्सु सील टैग्स थे। रूम में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। हिरोसन ने स्लोली पाइप स्मोक करते हुए सेफली डिसाइड किया, हम स्ट्रिक्टली वेट करेंगे उसके नेचुरली जागने की। बिना उसकी एक्सप्लिसिट परमिशन के कोई फोर्स जुत्सु यूज नहीं किया जाएगा। मिनाटो, तुम लोग पर्सनली इसके रिकवरी पर क्लोज नजर रखोगे। होकागे और शेकन इनोइची तुरंत चले गए। मिनाटो ने थके हुए स्टूडेंट्स को देखा। रिन, ओबिटो, काकाशी, तुम दोनों सीधा घर जाओ और आराम करो। दिन बहुत अननेसेसरी लंबा हो चुका है। मैं तुम सबसे कल मिलता हूँ। तीनों ने थकान से हाँ बोला और साइलेंटली चले गए। मिनाटो फाइनली अकेला बचा था उस क्वाइट हॉस्पिटल के कमरे में। उसने जख्मी नारुतो को डीपली देखा। वो हेवली डरा हुआ लड़का अभी कितना छोटा और वल्नरेबल लग रहा था। मिनाटो ने धीरे से एक अनकंफर्टेबल वुडन चेयर खींची और नारुतो के बेड के बिल्कुल क्लोज बगल में बैठ गया। वो प्रैक्टिकली एक डेंजरस स्ट्रेंजर था, पर मिनाटो कैजुअली वहां से हिल नहीं पा रहा था। उसने साइलेंटली हर्ट में होप किया कि लड़का बस जल्दी से ठीक हो जाए और टाइम पास करने के लिए और शायद लड़के को सबकॉन्शियसली थोड़ी सी कंफर्टिंग प्रेजेंस देने के लिए वो उसे स्लोली रैंडमली अपनी कहानियां सुनाने लगा, धीमी सूदिंग आवाज में, बिना ये प्रॉपरली जाने कि लड़का एक्चुअली सुन रहा है या फिर नहीं। और सॉफ्टली बात करते करते कब उसे उस लकड़ी की चेयर पर नींद आ गई, ठीक अपने घायल बेटे के बगल में बैठे हुए, उसे पता भी नहीं चला। तो ये था पार्ट 1। अब नारुतो उठेगा तो क्या करेगा, ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2, जो कि आ जाएगा मे बी अगले थर्सडे तक, आई होप। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।